में बातचीत करें तो विकलांगों को आज लंगड़ा, लुल्ला, कुबड़ा, काना और चौटाले के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसमें 15 लाख विकलांग हरियाणा में है। यदि आप देखिए एक सीएम, उसको इतनी जानकारी नहीं है कि भारत में सबसे ज्यादा पेंशन कहाँ मिलती है। पौंडीचेरी में 4000 रुपए पेंशन मिलती है। तेलंगाना में चले जाओगे 3016 रुपए आपको वहां पर मिलती है। तो जीतना है तो जनता के वोट से जीतना है, लेकिन जब मलाई खाने की बात आती है, जब पूंजीपतियों की तरफ देखना है। दिव्यांग का मतलब है भगवान की देन, भगवान का अंग है। और हमारा मानना है कि ये विकलांगता भगवान का अंग नहीं है। भगवान कहीं पर भी दिव्यांग का मतलब ये कह के ये इस तरीके से एक मीठा शब्द बना दिया कि ये विकलांगों के लिए अच्छा है, लेकिन उससे विकलांग का पेट थोड़ी भरेगा। उसकी पेट की आग तो उनको रोजगार देने से, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने से, तभी ये विकलांगता की मोदी से विकलांग खुश हो सकते हैं और ये विकलांगता कुछ कम हो सकती है। विकलांग अधिकार मंच के महासचिव ऋषिकेश राजनी हमारे साथ हैं। इसी पहलू पर उनसे कर रहे हैं विशेष सवाल हम। देखिए, समाज में एक विकलांगों को लेकर एक धारणाएं बनी हुई होती है। ये दया के पात्र हैं, पर जैसा तुम्हारे पास कोई फालतू कोई चीज़ बच जाती है तो इनको एक भीख के तौर पे दे दो, उस रूप में एक उसको नज़रिए से देखा जाता है। दूसरी बात, किसी परिवार में यदि वो पैदा हो जाता है तो वो अपने परिवार में उसको एक कलंकित के तौर पे उस रूप में देखते हैं। खास करके मैं विकलांग का जो यदि वातावरण में बातचीत करें तो विकलांगों को आज लंगड़ा, लुल्ला, कुबड़ा, काना और चौटाले के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसमें हमारी बड़ी प्रतिक्रिया रहती है कि परिवार वालों ने हमारा नाम रख रखा है, आप हमें हमारे नाम से पुकारिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें गर्व महसूस होगा, लेकिन आप हमें नाम से न पुकार के आप हमारी विकलांगता की ओर से पुकारते तो हमें बहुत दर्द होता है। और खास करके राजनीति के दायरे में जोड़ के हमें चौटाला बोलते हो, इसका मतलब तो चौटाला अच्छे काम करे तो हम अच्छे, चौटाला गलत काम करे तो हम गलत। ये जो धारणाएं समाज के अंदर है, ये बहुत ही विकलांगों के प्रति बहुत ही गलत है। हम इसकी खंडन करते हैं। ये तो हुई समाज की बात। सरकार जो है आप लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है, क्या पर्याप्त काम कर रही है? देखिए, हरियाणा के अंदर विकलांगों की आबादी देखें, 2011 का जो सर्वे हुआ था आर्थिक आधार पे, उस दौरान विकलांगों की 5.5 लाख आबादी थी। अब इसकी दोबारा यदि सर्वे अब हुआ नहीं है सरकार का, लेकिन हमारा इस रूप में मानना है कि अब ये आबादी डबल से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम 7 कैटेगरी थी विकलांगों की। अब सरकार ने 2016 का कानून ला के उसमें 21 कैटेगरियों को शामिल कर लिया गया है, तो इसका मतलब उनकी आबादी अब और भी ज़्यादा। तो हमारा हरियाणा में मानना कि 15 लाख विकलांग हरियाणा में है। यदि उन पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हम बातचीत करें तो रोजगार में सबसे पहले ये रोजगार की बातचीत करें तो हरियाणा में 15 लाख पद खाली हैं। और साक्षरता दर की बातचीत करें तो हरियाणा में हम केवल 52% ही पढ़े लिखे हैं, बाकी अब भी हम शिक्षा से बहुत दूर है। हमारे मेडिकल प्रमाण पत्र जो बनते हैं वो भी हमारे 40% लोगों के तो मेडिकल प्रमाण पत्र ही नहीं बने। सरकार ने तो बोला है कि दोबारा बनवाइए, ऑनलाइन का जिक्र किया है। बिल्कुल, अभी सरकार ने जो ये जिन लोगों के मेडिकल प्रमाण पत्र बने हुए हैं उनको लेकर सरकार ने बोल दिया है कि आपने दोबारा मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, यूडीआईडी कार्ड बनवानी है। तो इस तरह की परेशानियां आ रही है। देखिए, ये तो वो काम हो गया कि जिस बोर्ड ने हमारे को बनाए थे हमारे मेडिकल प्रमाण पत्र, उसी बोर्ड को कह रहे हैं इन लोगों ने फर्जी बनाए हैं, और आज भी वही बोर्ड हमारे दोबारा बना रहा है। तो ये तो एक परेशान करने वाली बात है, क्योंकि सरकार के पास उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। ना तो जहाँ पर मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने होते हैं वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ की व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, विकलांग खिड़की की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पूरा स्टाफ नहीं है, वहाँ पर डॉक्टरों का अभाव है। हमें ज़्यादातर विकलांगों को रेफर किया जाता है, अगर वह रोहतक रेफर कर दिया जाता है, या फिर हमारे जो मेडिकल प्रमाण पत्र है उनको कम कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे हरियाणा के अंदर 100% विकलांग को बस पास की सुविधा हरियाणा सरकार देती है। यदि उसका 1% कम कर दिया जाए तो वो बस पास से वंचित हो जाता है, और उसके बच्चों को जो आर्थिक सहायता मिलती है 100% के हिसाब से, उसके बच्चों की पेंशन भी रुक जाएगी, उसके घरवाले की पेंशन रुक जाएगी। तो 1% घटाने से, इसी तरीके से 60% पर विकलांगों की पेंशन बनती है, यदि उसका 59 कर दिया जाए तो वो भी पेंशन से उसे बाहर कर दिया जाता है। कुल मिला के सरकार का कहने का मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर 1,83,000 पेंशन ले रहे हैं, उन पेंशन को कम करना
ताकि आर्थिक जो बोझ वो कह रहे हैं कि विकलांगों का जो हम पैसा दे रहे हैं इससे भारत पे, हरियाणा पे आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ रहा है, तो वो पेंशन के रूप में कम करना चाह रहे हैं। और जितनी पेंशन कम करना चाहते हैं वो जो पैसा इनके पास इकट्ठा होगा वो बढ़ोतरी के तौर पे दिखाना चाहते हैं और कहते हैं देखो हमने विकलांगों की पेंशन इतनी कर दी। अभी पास से हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम पूरे भारत में सबसे ज्यादा पेंशन देते हैं। आप देखिए कि एक सीएम, उसको इतनी जानकारी नहीं है कि भारत में सबसे ज्यादा पेंशन कहाँ मिलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पौंडीचेरी में 4000 रुपए पेंशन मिलती है विकलांगों को। और दूसरी बात, आप तेलंगाना में चले जाओगे 3016 रुपए आपको वहां पर मिलती है। तो हरियाणा तो बहुत पीछे है पेंशन के मामले में, लेकिन अपने वोट परसेंटेज बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। ये एक दो तरीका है, मतलब झूठी खबरें फैलाकर वोट लेने का, लोगों में दूसरा वातावरण बनाना, ये गलत बात है। कम से कम ठोस सीएम हो हमारे हरियाणा के, तो ठोस तथ्यों पे, ठोस आंकड़ों पे यदि वो बातचीत करे तो सबको अच्छा लगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार का जो रवैया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैंने सुनी। एक तरफ सरकार कह रही है कि विकलांग को यदि हम इतनी पेंशन देते हैं तो इतना आर्थिक बोझ पड़ता है। दूसरी तरफ जो विकलांग नहीं है, सुभाष चंद्रा जैसे लोग, 5-5 हजार करोड़ जो है उनके माफ हो जाते हैं। देखिए ये तो वो है काम हो गया कि जीतना है तो जनता के वोट से जीतना है, लेकिन जब मलाई खाने की बात आती है, जब पूंजीपतियों की तरफ देखना है, तो जब माफ करने की बात आती है तो चुनावी वादे तो जनता को देख के करते हैं कि हम जनता को ये देंगे वो देंगे, लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं फिर जनता की छोड़ देते हैं, फिर पूंजीपतियों की तरफ देखते हैं जो हमें सबसे ज्यादा जो डोनेशन देता है, हम उनका क्या भला कर सकते हैं, उनकी कंपनियों को बचाने के लिए, उनके शेयर को बचाने के लिए। असल में विकलांग अमीर लोग हैं? देखिए मेरा मानना है जो विकलांगता है वो साइंस के मुताबिक गरीब लोगों में पाई जाती है, वंचित लोगों में पाई जाती है। यदि भगवान की ये देन होती तो टाटा, बिरला, अंबानी जैसे जो टॉप पूंजीपति हैं उनके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर पैदा होता। तो आज पूरी दुनिया में आप सर्च करके देख लीजिए, किसी भी अमीर के घर में आपको विकलांग पैदा नहीं मिलेगा। और यदि ये भगवान की देन होती तो आज पोलियो के क्यों नहीं पैदा हो रही, क्योंकि डॉक्टरों ने उसकी खोज कर ली दवाई की, तो आज पूरे भारत में विकलांगता खत्म हुआ, पोलियो खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से आप दूसरी चीजें का खोज कर लोगे तो ये विकलांगता भी जड़ से खत्म हो सकती है। ये भगवान की देन नहीं है। तो उस रूप में हमारे को जब देखें तो हमें ये लगता है कि सरकार हमारे नाम से वोट ले लेती है, लेकिन हमारा उस रूप में भला नहीं करना चाहती। पीएम मोदी ने दिव्यांग शब्द आप लोगों को दिया, इस शब्द से जो है जिंदगी में क्या बदलाव आया? देखिए जिंदगी में तो जैसे चल रही है वैसे चल रही है, उसमें थोड़ा और संकट भरा दौर आज जो चल रहा है उसमें और परेशानियां बढ़ गई है। हम असल में ये कहना चाहते हैं दिव्यांग का मतलब है भगवान की देन, भगवान का अंग। और हमारा मानना है कि ये विकलांगता भगवान का अंग नहीं है, भगवान की देन नहीं है। ये विज्ञान के मतलब माँ के अंदर जो कुपोषण की कमी हो जाती है और उसकी वजह से बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है, या फिर एक्सीडेंटल जो केस बढ़ रहे हैं उनके केसों की ज्यादा बढ़ने की वजह से, या जो मंदबुद्धि जिस तरीके से इंसान तनाव में पैदा हो, तनाव बढ़ रहा है देश के अंदर, उसके अनुसार उसके बच्चे हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं तनाव की वजह से। ये साइंटिफिक कारण है विकलांगता का बढ़ना। उसमें कहीं पर भी दिव्यांग का मतलब ये कह के ये इस तरीके से एक मीठा शब्द बना दिया कि ये विकलांगों के लिए अच्छा है, लेकिन उससे विकलांग का पेट थोड़ी भरेगा। उसकी पेट की आग तो उनको रोजगार देने से, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने से, तभी ये विकलांगता की मोदी से विकलांग खुश हो सकते हैं और ये विकलांगता कुछ कम हो सकती है। ज्यादा सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम भारत के अंदर विकलांगता खत्म करें और उसको साइंटिफिक तरीके से ही खत्म किया जा सकता है। सरकार क्या करे जिससे आप लोग भी देश और समाज की धारा में समानता के साथ जीवन जी सके? देखिए मान सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन हम जीना चाहते हैं और उसके लिए सरकार को सबसे पहले विकलांगों के लिए बाधा मुक्त जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी जहाँ पर विकलांग जा सकता है वो तमाम बाधा मुक्त उन्होंने बनाने पड़ेंगे। और विकलांगों को हे की नजर से देखने की बजाय उसको एक इंसान की नजर से देखना आज की टाइम जरूरी है। यदि ज्यादातर लोगों में एक इंसानियत की भावना पैदा होगी तो एक विकलांग के प्रति हमदर्दी पैदा होगी और कहीं ना कहीं उसकी मदद भी होगी।
और यदि ये इंसानियत लगातार जिस तरीके से मरती जा रही है, उसमें हमारा भविष्य कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा। शिक्षा का हमें जितना मौका मिलेगा तो हम भी देश सेवा कर सकते हैं, IAS बड़े अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब खेलों की बात आती है, भारत के में अंदर विकलांग गोल्ड मेडलिस्ट एक पैरालंपिक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लेके आते हैं, लेकिन उसका सम्मान कितना होता है। और एक सामान्य विकलांग सामान्य व्यक्ति कोई लेके आता है इनाम, तो उसका पूरा धूमधाम से उसका पूरा प्रचार किया जाता है। तो अभी हमारी एकता मैडम जी हैं, टोक्यो में अभी खेल के आई है, गोल्ड मेडलिस्ट, यहाँ से रोजगार अधिकारी है, 100% हैंडीकैप है और हिसार की रहने वाली है। लेकिन उसके मान सम्मान जब वो वहां से खेल के हिसार के अंदर आई तो एक अधिकारी भी उससे वहां पर स्वागत में नहीं था, बल्कि विकलांग अधिकार मंच के साथी उसके स्वागत में फूलमाला लेके खड़े थे। तो क्या एक अधिकारी का, एक प्रशासन का, एक सरकार का एक दायित्व नहीं बनता कि इतनी दूर से इनाम लेके आई है तो उसको एक सम्मान भी मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं दूर भेदभाव है, और हमें जैसे शिक्षा का मौका मिलेगा और वैसे वैसे हम बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर बन के दिखा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे अवसर मिल नहीं रहे। कुछ विकलांग ऐसे भी हैं जिनको जो है पदमुक्त कर दिया है सरकार। हाँ, अभी 13 साल से सरकार समाज कल्याण हिसार में नौकरी कर रहा था सामुदायिक केंद्र में, और अब उसको ये कह के हटा दिया गया है कि वो यह स्कीम खत्म हो गई है। तो आप देखिए कि अब 13 साल जिसने सरकार को सेवा दे दी हो, अब उसकी जवानी है वो वहां लगभग उसकी पूरी हो चुकी है। अब उसको कहाँ उसको रोजगार मिलेगा, अब वो कहाँ जाए 13 साल के बाद। और दूसरी बात है, जिस तरीके से उसको हटाया गया, ना उसका कोई नोटिस निकाला ना कुछ और 21 महीने से उसकी सैलरी तक भी नहीं दी गई है। तो सरकार हमारे को देने की बजाय जो हमारे पास है उसी को छीन रही है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम तो रोजगार की मांग कर रहे हैं और सरकार है वो भी हमारा छीन रही है। तो इसको लेकर अभी हमारी विकलांग अधिकार मंच की मीटिंग हुई है, उसमें हमने फैसला लिया है कि 14 सितंबर को हम हिसार के सचिवालय पर डीसी को हम ज्ञापन भी देंगे और हमारा अनिश्चितकालीन धरना भी लगाएंगे। उससे पहले यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 4 पे पूरे विकलांग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हुए सचिवालय पर जाएंगे। सचमुच सरकारें खुद विकलांग हैं, उनकी योजनाएं विकलांग हैं, इसलिए सवालों को झेलना पड़ रहा है इन लोगों को। और सपनों के लिए यदि परिश्रम के पंख हो तो आसमान भी हमारी कहानी सुन लेता है। मुकेश सोडी, न्यूज़ लाइन हिंदी।